नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः वर्ण विचार से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्ष का निर्माण होता है। आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला क धन च से, ख क धन छ से, ग क धन श से और घ विकल्प है क धन ख से। तो इसमें सही उत्तर है क धन श से। ग उत्तर सही है क धन श से। दूसरा प्रश्न है, हिंदी में बिंदी का नाम नहीं होता। देखिए कौन सा नाम बिंदी का नहीं होता। हिंदी में जो बिंदियों का प्रयोग किया जाता है उनमें किसका नाम दिए गए में से नहीं होता। अनुस्वार एक बिंदी का नाम होता है जो ऊपर लगती है। पंचमाक्षर बिंदु ये भी एक बिंदी का नाम होता है जो किसी भी वर्ण के सामने, मतलब पंचम वर्णों के सामने, हर वर्ग के पंचम वर्ण के सामने लगती है। तो और इसके बाद में नुक्ता भी एक बिंदी होती है जो कि वर्ण के नीचे लगती है। लेकिन रेफ जो है वो रेफ बिंदी का नाम नहीं होता। रेफ एक अलग ही चीज़ होती है। ऊपर गोली रा को दर्शाने के लिए किसी वर्ण के ऊपर में लगाया जाता है, उसको रेफ कहते हैं। तो बिंदी का नाम क्या नहीं होता, रेफ नहीं होता। अनुस्वार बिंदी का नाम है, पंचमाक्षर बिंदु भी बिंदी का नाम है, नुक्ता भी बिंदी का ही एक नाम है, लेकिन रेफ बिंदी का नाम नहीं है। तो इसमें सही है, रेफ। श्र का निर्माण होता है। किस किस, ये ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प हैं आपके। दंत्य स धन रा से, मूर्धन्य श धन रा से, इसके बाद में तालव्य श धन रा से, या कि श्र धन अ से। सही उत्तर है ग, तालव्य श और रा से। मूल व्यंजन कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और पांचवा। ख ऑप्शन है पहला, तीसरा और पांचवा। ग ऑप्शन है दूसरा और चौथा। घ ऑप्शन है पहला और दूसरा। तो मूल व्यंजन कहलाते हैं पहला, तीसरा और पांचवा। ख सही है इसमें, पहला, तीसरा और पांचवा। और कौन से होते हैं? क, ग और अंगा। इस प्रकार से हर एक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण होते हैं, वो मूल व्यंजन कहलाते हैं। इसी से संबंधित एक दूसरा प्रश्न है कि संधि व्यंजन कहलाते हैं। पांचवा प्रश्न है, संधि व्यंजन कहलाते हैं कौन? प्रत्येक वर्ग का क दूसरा और चौथा, ख तीसरा और चौथा, एक पहला और पांचवा, घ उक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है क दूसरा और चौथा। ये संधि व्यंजन जो होते हैं ये ह के मेल से बनते हैं। ह की संधि होती है। जैसे ख बनाने के लिए हम क और ह को मिलाते हैं तो ख बनता है। इसी प्रकार से घ को बनाने के लिए हम ग और ह को मिलाते हैं तो घ बनता है। तो इनको संधि व्यंजन कहा जाता है। ग में ह मिला दिया, पहला क दूसरा ख, पहला क है तो वो मूल व्यंजन है, किंतु जब क में ह मिला दिया जाता है तो ख बन जाता है। इस प्रकार से ख जो है एक संधि व्यंजन होता है। अगला व्यंजन ग है, ग में जब ह मिला दिया जाता है तो घ बनता है, और इस प्रकार से वो एक ऐसा होता है, संधि व्यंजन कहलाता है। चलिए, तो इसके बाद में छठवां प्रश्न पे पहुंचते हैं। शब्द के अंत में स्वर रहित व्यंजन को दर्शाने के लिए कौन सा निशान लगाते हैं? आपको बताना है सही उत्तर। क पूर्ण विराम, ख हलंत, ग अर्धविराम और घ उद्धरण। तो इसमें ख सही है, ख उत्तर में हलंत लिखा हुआ है। शब्द के अंत में यदि स्वर रहित व्यंजन हो तो उसको दर्शाने के लिए हलंत लगाते हैं। सातवां प्रश्न है, व्यंजन द्वित्व का उदाहरण नहीं है। व्यंजन द्वित्व का उदाहरण कौन सा नहीं है? क बच्चा, ख अच्छा, ग अम्मा, घ लड्डू। तो इसमें व्यंजन द्वित्व का उदाहरण नहीं है ख अच्छा। द्वित्व वो कहलाते हैं जब एक ही व्यंजन का पहले एक आधा होता है फिर दूसरा पूरा व्यंजन होता है। तो यहाँ ये अच्छा एक ऐसा है जो कि व्यंजन द्वित्व का उदाहरण नहीं है। बाकी सभी व्यंजन द्वित्व के उदाहरण हैं। आठवां प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन में भिन्नता है। क्या भिन्नता है? इसके कुछ ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है, इनमें से सही को चुनना है आपको। क
संयुक्त व्यंजन में दो अलग अलग व्यंजनों का योग होता है और द्वित्व में समान व्यंजनों का होता है। ख, द्वित्व में अलग अलग व्यंजनों का योग होता है और संयुक्त में समान व्यंजनों का। ग, उक्त दोनों ही सही हैं, घ, उक्त दोनों ही गलत है। तो इसमें सही उत्तर है क, संयुक्त व्यंजन में दो अलग अलग व्यंजनों का योग होता है जबकि द्वित्व में समान व्यंजनों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है 9वां। अन्य भाषाओं के संपर्क से हिंदी में आने वाले व्यंजनों को नहीं कहते हैं। नहीं कहते हैं कहा गया है, देखिए, यानी अन्य भाषाओं के संपर्क से हिंदी में आने वाले व्यंजनों को जो कहते हैं उनका उत्तर नहीं, वो उत्तर नहीं देना है, जिसको नहीं कहा जाता वो उस उत्तर को सही मानना है। क, आगत वर्ण, आगत व्यंजन। ख, देशज। ग, विदेशी। घ, इनमें से कोई नहीं। तो अन्य भाषाओं के संपर्क से हिंदी में आने वाले व्यंजनों को नहीं कहते हैं देशज। आगत कहा जाता है उनको, विदेशी कहा जाता है उनको, और लेकिन देशज उनको नहीं कहा जाता जो दूसरी भाषाओं के संपर्क से हिंदी में आए हैं। सही उत्तर है ख, देशज। 10वां प्रश्न है, क, ख, ग, ज, फ ध्वनियाँ हिंदी में आई हैं, कहाँ से आई हैं? क, फारसी से। ख, तुर्की से। ग, उर्दू से, या कि घ, अफगानी से। तो सही उत्तर है तीसरा, ग, उर्दू से। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, व्यंजन के बाद स्वर के मेल को कहते हैं। जब किसी व्यंजन में स्वर का मेल किया जाता है तो व्यंजन के बाद जो स्वर मिलाया जाता है उस स्थिति को क्या कहते हैं? क, मात्रा। ख, शिरोरेखा। ग, संयुक्त वर्ण। घ, द्वित्व वर्ण। तो इसका सही उत्तर है, इसको कहते हैं मात्रा, जब व्यंजन में स्वर को मिला देते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध व्यंजन रूप है। कौन सा है शुद्ध व्यंजन रूप? ग है, का ऑप्शन है ग। ख ऑप्शन है ग में हलंत लगा के, और इसके बाद में ग ऑप्शन है ग में नुक्ता लगा के, और घ ऑप्शन है उक्त सभी। तो शुद्ध व्यंजन का जो रूप होता है वो होता है हलंत लगा के। और जो शुद्ध व्यंजन नहीं है, इनमें का वाले में आ मिला हुआ है, इसलिए शुद्ध व्यंजन नहीं हो। का ऑप्शन के ग में एक आ का प्रयोग किया गया है साथ में, और ग में नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, तो शुद्ध व्यंजन होता है हलंत वाला। चलिए तीसरा प्रश्न है, भारतीय मुद्रा को शुद्ध रूप में इस प्रकार लिखा जाता है। रुपया जो है उसको शुद्ध रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है वो आपको बताना है। क, रुपया, रा में छोटा ऊ की मात्रा किस प्रकार से लगी है वो देखना है आपको। ख, रुपया। ग, रुपया। घ, इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध रूप है इसका, लेखनी का शुद्ध रूप है क, रुपया। तो इस रूप को आपको ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न है, कंठ उच्चारण स्थान है। किसका उच्चारण है स्थान है कंठ? अ, आ का वर्ग एवं विसर्ग का, या ख, ई का वर्ग या और श का। ग, री का वर्ग एवं रा और श का। घ, उ का वर्ग एवं ल और सा का। तो सही उत्तर है क, आ का वर्ग एवं विसर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। तालु उच्चारण स्थान है। 15वां प्रश्न है, तालु उच्चारण स्थान है क, आ च वर्ग या श का, या कि ख, ई च वर्ग या और तालव्य श का। ग, री च वर्ग रा और मूर्धन्य श का। घ, उ च वर्ग रा और ला का। सही उत्तर है क्या? ख, ई च वर्ग या और तालव्य श का। चलिए अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, मूर्धा उच्चारण स्थान है। मूर्धा किसका उच्चारण स्थान है वो बताना है आपको। अ, आ का वर्ग और विसर्ग, ये का ऑप्शन में है। दूसरा ख ऑप्शन में है, ई च वर्ग या और मूर्धन्य श। ग ऑप्शन में है उ प वर्ग। घ ऑप्शन में है री ट वर्ग र एवं मूर्धन्य श का। तो सही उत्तर है घ, री ट वर्ग र एवं मूर्धन्य श। अगला प्रश्न है 17वां, ओष्ठ उच्चारण स्थान है क, आ का वर्ग विसर्ग का। ख, ई च वर्ग य और श का। ग, उ और प वर्ग का। घ ऑप्शन री ट वर्ग र और श का।
सही उत्तर है ग उ प वर्ग का। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और प वर्ग ये जो है ओष्ठ से बोले जाते हैं। 18वां प्रश्न है अनुस्वार का प्रयोग होता है क केवल स्वर के साथ, ख केवल व्यंजन के साथ, ग दोनों के साथ, घ इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है क केवल स्वर के साथ। अनुस्वार का प्रयोग केवल स्वर के साथ होता है, इसके अलावा और किसी के साथ नहीं होता है। 19वां प्रश्न है उत्क्षिप्त चिन्ह नीचे जो बिंदी लगाई जाती है, किसी भी जिन वर्णों में ये बिंदी लगाई जाती है, जिन वर्णों में ये नीचे बिंदी लगाई जाती है वो कौन कौन से वर्ण हैं, उत्क्षिप्त चिन्ह कहा जाता है। नीचे की बिंदी को उत्क्षिप्त चिन्ह कहा जाता है या कि ताड़नजात चिन्ह भी कोई कोई इसको कहते हैं। तो उत्क्षिप्त चिन्ह का प्रयोग होता है किसके साथ में, दा और धा के साथ में, या डा और ढा के साथ में, या णा और ङा के साथ में, या कि उक्त सभी के साथ में। इसका सही उत्तर है ख डा और ढा के साथ में, और फिर ये क्रमशः क्या बनते हैं, ड़ा और ढ़ा बन जाते हैं, तो उत्क्षिप्त वर्ण बन जाते हैं। इस उत्क्षिप्त चिन्ह के प्रयोग से ये ड़ा और ढ़ा बन जाते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि उत्क्षिप्त चिन्ह केवल इन्हीं दो के साथ में लगाया जाता है और किसी के साथ में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। 20वां प्रश्न है अनुनासिक वर्ण का प्रयोग किया जाता है केवल संस्कृत में, केवल हिंदी में, ग दोनों में, घ दोनों में से किसी में भी नहीं। तो सही उत्तर है ख केवल हिंदी भाषा में। अनुनासिक वर्ण अर्थात चंद्र बिंदु जिसको कहते हैं वो केवल हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, संस्कृत भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए बाकी के सारे ऑप्शन अपने गलत हो जाते हैं। ख सही है केवल हिंदी भाषा में। 21वां प्रश्न है ड़ा और ढ़ा को आधा लिखने के लिए क्या करते हैं, का ऑप्शन है इसमें हलंत लगाया जा सकता है, ख इसे आधा करके लिखा जा सकता है, ग इसे दूसरे वर्ण के साथ मिलाकर लिखा जा सकता है, या कि घ इसे आधा प्रयोग ही नहीं किया जा सकता। तो ये मज़ेदार चीज़ है एक, आप ध्यान रखिए इसका। ड़ा और ढ़ा को आधा प्रयोग किया ही नहीं जा सकता, इनको पूरा ही प्रयोग किया जाता है। इनका कभी भी आप आधा प्रयोग नहीं देखेंगे। 22वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है। आपको वांग्मय शब्द के 4 रूप दिए गए हैं। का में लिखा है वाक्मय, का में हलंत लगा दिया है, ये भी सही नहीं है। ख है वांग्मय, अंग लिखा है, का वर्ग का पंचमाक्षर लिख के उसमें नीचे हलंत लगा दिया गया है। और उसके बाद में ग ऑप्शन में है वांग्मय, मतलब सिर्फ का वर्ग का पंचमाक्षर लिखा है लेकिन उसमें हलंत नहीं लगाया है। और घ ऑप्शन है वांग्मय, इसमें पहले ड़ा लिखा हुआ है और उसके बाद नीचे हलंत लगाया हुआ है। तो इसमें से सही ऑप्शन है ख। इस शब्द की वर्तनी जो सही है वो है ख। वा के बाद में का वर्ग का पंचमाक्षर लिखना है और उसके बाद में नीचे उसमें हलंत लगाना है। तो 22वां इसका उत्तर, 22वें प्रश्न का सही उत्तर है ख। 23वां प्रश्न है किस ध्वनि को विदेशी स्वर कहा जाता है। विदेशी स्वर की बात की जा रही है तो हमको ध्यान देना है विदेशी स्वर केवल हिंदी में एक ही है और वो रोमन से आया है, अंग्रेजी भाषा से आया है, और वो है घ औ। तो हमने ऑप्शन यहाँ लिखे हुए हैं का, तो का ऑप्शन के अंदर लिखा है क, ख ऑप्शन के लिए अंदर लिखा है ख, ग ऑप्शन में है ज और घ में है औ। तो यूं तो ध्वनियाँ तो ये सारी ही आगत हैं, लेकिन स्वर इनमें से केवल एक ही है जो कि है अ। बाकी के सारे व्यंजन हैं, इसलिए सही उत्तर इसमें हो जाता है घ अ। 24वां प्रश्न है किस स्वर को मात्रा से नहीं दर्शाया जाता। एक बहुत छोटा सा प्रश्न है लेकिन कभी कभी हम ऐसे भी प्रश्नों में गलती कर देते हैं। किस स्वर को मात्रा से नहीं दर्शाया जाता है, छोटी ई को, या ख आ को, छोटा आ को, या ग री को, या घ बड़ी ई को। तो इसमें ख उत्तर सही है, अ को, अ छोटा अ। 25वां प्रश्न है अवग्रह चिन्ह है। हिंदी में एक अवग्रह चिन्ह होता है, संस्कृत में, इनफैक्ट ये संस्कृत में होता है पर हिंदी में भी कहीं कहीं संबोधन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें
अवग्रह चिन्ह कौन सा है आपको वो बताना है। क में कॉमा लगा हुआ है, ख में 3 लिखा हुआ है, ग में विस्मयादि बोधक लगा हुआ है और घ में एक एस जैसा निशान बना हुआ है। सही उत्तर है यही, घ में एस जैसा निशान बना के। ये पूरा हाईलाइट नहीं हो पाया है किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, तो आप 25वें का सही उत्तर है घ, ये याद रखेंगे। ये इसको कहते हैं अवग्रह चिन्ह। ठीक है, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।